नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कैसे हो आप लोग? जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से आग लगा दीजिए। जल्दी से आग लगा दीजिए कि हाँ सर, आप सुनाई भी दे रहे हैं और आप बढ़िया से दिखाई भी दे रहे हैं। जल्दी से बता दो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? जल्दी से बता दो। और आज बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा, जरा गौर फरमाना इस बात को। हाँ सर, क्या बोलना चाहते हो? अब जल्दी से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, अपनी पढ़ाई करने से पहले कि हर मुश्किल से टकराना है तुझको, हर मुश्किल से टकराना है तुझको, जो तेरा है वो पाना है तुझको। ठीक है? और जिसकी नाकामियों के ख्वाब दुनिया देख रही है, वहां से जीत कर आना है तुझको। तो जल्दी से अपन, जो भी आपके नाकामयाबियों के ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब को ख्वाब ही रहने देंगे। अपन बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और आपके डॉक्टर बनने के सपने को अपन हकीकत में बदलेंगे। ठीक है? डॉक्टर बन के ही मानना है, ये याद रखना। क्या बन के मानना है बेटा? अपन को डॉक्टर बन के मानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दो। हाँ सर, इसके बिना तो अब लाइफ में काम नहीं चलेगा सर। अब तो मैं इसके दिन और रात सपने देखने लगा हूं। मेरे घर वाले सपने देखने लगे हैं। जब से मैं बताता हूं, कोई भी पूछता हूं किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर की बताता हूं। तो सर अब तो मैं ये एग्जाम निकाल करके ही बताऊंगा। क्लियर है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ आपके सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं, उनको मैं पहले थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक तो सर, डीपीपी 01 नहीं बन रही है। ठीक है? यही है सवाल। किस किस का सवाल है कि सर हमसे डीपीपी 01 नहीं बन रही है? कोई बात नहीं, आज के लेक्चर के बाद आपके पास डीपीपी 01 बन जाएगी। और देखो, आपने बोला कि सर डीपीपी 1 करवा दो, तो आप ध्यान से देखो, यहां से बेटा आपकी डीपीपी नंबर 101 आज से ही शुरू है। तो 01 के सारे सवाल यहां पे हैं, वो हम सारे कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो जल्दी से बता दो, क्या ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी? हाँ सर, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से एक टिक मार्क कर दो कि सर आपसे हमने बोला और आपने बता भी दिया। क्लियर है? डीपीपी 2 भी हो जाएगा बेटा, उसके लिए भी परेशान मत हो। सारी चीजें, अरे भाई थोड़ा समय तो दो, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है? हाँ, तो सारी चीजें हो जाएंगी। डीपीपी 2 भी कराऊंगा, 3 भी कराऊंगा। देखो यार, आप ये बताओ, जब से आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की 01 से चालू हुई है, हर एक डीपीपी आपको क्लास में डिस्कस करा रहा हूं कि नहीं? हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैंने कहा है ना, तुम्हें डॉक्टर लेने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो भैया मैं पूरी करके जाऊंगा। क्लियर है? आपको बस एक चीज करनी है, वो है पढ़ाई। जो चीज यहां पे पढ़ा रहा हूं उसको सीखो, उसको याद रखो, उसको आगे ले चलो। क्लियर है? और भी चीजें अभी मैं करवा दूंगा। तो जल्दी से बेटा शुरू करते हैं, समय ना लेते हुए। पहले मुझे जो आपको चीजें सिखानी है उसके बारे में मैं आपको सिखा देता हूं, बता देता हूं। जल्दी से आ जाइए। ठीक है सर? तो अगर सर आप लोगों को याद हो कि लास्ट क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। जल्दी से बता दो। हाँ जी सर, ये पढ़ रहे थे। और इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें बतानी है और सिखानी भी है, बिना बताए सिखाए मत चले जाना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर बेटा आप ध्यान दो, तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सा लॉ सिखाया था? ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ बेटा कितने के लिए वैलिड था? सर 2 वेक्टर्स के लिए वैलिड है। कितने वेक्टर्स के लिए बेटा? 2 वेक्टर्स के लिए वैलिड है। ध्यान से सुनो। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, ये एक ए वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, टेढ़ा नहीं बना है, ये एक ए वेक्टर है,
और यहीं पे ये एक ए वेक्टर है, और यहीं पे ये कौन सा वेक्टर बना है बेटा, बी वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। और आपसे बोल दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिखो, जो कि किसके बराबर हो बेटा, आर वेक्टर के बराबर हो। क्या ये आपको मैंने सिखाया था? जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर। तो यहां पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूं कि ये मेरा सबसे पहले कौन सा वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर ना। तो सबसे पहले आप कौन सा वेक्टर बनाओगे? मैंने कहा सर मैं सबसे पहले ए वेक्टर बनाऊंगा। फिर मैंने कहा बेटा कौन सा वेक्टर लिखा है? तो मैंने कहा ए का जो हेड है बेटा, ए का जो हेड है वो किससे जुड़ेगा, बी के टेल से जुड़ेगा। तो बी वेक्टर को कॉपी करेंगे यहां से, और ये बी वेक्टर को बेटा मैं इधर पे बना दूंगा। क्लियर है? तो कौन कौन सा वेक्टर बन गया अब यहां पे? सर ये वाला ए वेक्टर बन गया और ये वाला मेरा बी वेक्टर बन गया। तो बेटा ट्रायंगुलर लॉ ये कहता है कि ये जो दो वेक्टर है ना, ये ट्रायंगल की दो साइड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? जल्दी से बोलो, शांति से रहने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से बता दो किसकी तरह काम करेगा बेटा? हाँ, टेल टू हेड, सो इजी, ये वाली सारी चीजें आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड वेक्टर को कहां से कहां जोड़ देंगे, पहले वेक्टर से टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जोड़ देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा सर, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा हमारा अल्फा। ये हमारा एंगल हो गया, और लेंथ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब यह है कि सर जो ए और बी, ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट है कौन, जो ए और बी मिलकर के इफेक्ट शो कर रहे थे, वही सेम इफेक्ट कौन शो करेगा बेटा, आर वेक्टर शो करेगा। ये मतलब होता है सर इसका। और यही हमारा कौन है, सिंपल सा ट्रायंगुलर लॉ। इसी के बाद बेटा दूसरा जो मैंने बताया था आपको, दूसरा कौन सा बताया था सर, पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा बताया था बेटा, पैरेललोग्राम लॉ बताया था। ये भी सर खास बात थी कि ये भी कितने वेक्टर्स के लिए वैलिड है बेटा, दो वेक्टर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बेटा, दो वेक्टर्स के लिए वैलिड है। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। तो फिर से मैंने क्या किया सर, दो वेक्टर बनाए। ये मेरा ए वेक्टर हो गया, और यहां पे सर ये मेरा बी वेक्टर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, बी वेक्टर हो गया। ये ए वेक्टर है सर आपका, और ये क्या है आपका, बी वेक्टर है। और यहां पे सर आपने मुझे लिख करके बोला कि ए वेक्टर प्लस आपको क्या करना है, बी वेक्टर करना है, जो कि किसके बराबर होगा बेटा, आर वेक्टर के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से बता दो। तो सर सबसे पहले आप जो वेक्टर लिखा जाता है, जैसे पहले ए लिखा है तो ए को आप इधर बनाओगे। दूसरा वेक्टर कौन है बेटा, बी, तो बी को इसके बेटा हेड से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इस तरीके से जोड़ दोगे, मतलब इसका टेल हो गया और इसका हेड हो गया। ये ए वेक्टर है और ये क्या है बेटा, बी वेक्टर है। अब वो ये कहता है कि जैसा कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ी है, क्या पढ़ी है बच्चों, सर जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ी है, और उस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में हमने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर को सीखा है। किसको सीखा है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर को। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो बी वेक्टर को शिफ्ट करके कहां ले जाएंगे, ए वेक्टर के पास, और ए वेक्टर को शिफ्ट करके कहां ले जाएंगे सर, बी वेक्टर के पास। जैसे ही सर आप ये शिफ्टिंग कर लोगे, आप देखोगे कि ये पूरा एक डायग्राम क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका है। और इस पैरेललोग्राम का बेटा जो डायगोनल होता है, ध्यान से सुनो, जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आर वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? और ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका एंगल आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है बेटा, अल्फा के बराबर है। जल्दी से बता दो, क्या ये दोनों चीजें बेटा आप लोगों को समझ में आ गई थी? ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है, वो आपका क्या है बेटा, वो सर मेरा ट्रायंगुलर लॉ है।
पर ये दोनों के दोनों तरीके बेटा आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनमें से कोई फॉर्मूला बन के नहीं आ रहा है। मतलब हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए जहां से मेरा इसका क्या बने बेटा, फॉर्मूला बन के आए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, इसका एनालिसिस करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं बेटा, इसका एनालिसिस करने वाला हूं। मैथमेटिकल एनालिसिस लिखो, वो ज्यादा बढ़िया है। मतलब सर अब यहां से मैं एक फॉर्मूला निकालने वाला हूं जो आप लोगों की बहुत मदद करने वाला है। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। ये फॉर्मूला को अभी बेटा जब मैं कराऊंगा ना तो एक प्रूफ की तरह है। ये कैसा है बेटा, एक प्रूफ है। पर क्या हमें प्रूफ याद करना है क्या, या एग्जाम में आएगा? नहीं बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आएगा। बस आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। जल्दी से बता दो, क्या आप ये देखने के लिए तैयार हैं कि ये आया कैसे? जल्दी से बता दो, मैं जरा आपके सुंदर सुंदर से कमेंट पढ़ लूं। जल्दी से बता दो। स्पेलिंग, अच्छा वाह यार, लो तुम्हें स्पेलिंग की ज्यादा चिंता है। अब ठीक है। तुम्हारा उसका पेपर चल रहा है, अंग्रेजी का पेपर चाहिए। नीट में इंग्लिश भी तो आती है। हाँ सर तैयार है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां से जितने स्टेप बता रहा हूं वो सारे ध्यान से देखो। पहले मैंने क्या किया बेटा, ए वेक्टर बनाया। पहले मैंने क्या किया, ए वेक्टर बनाया। और जैसे ही आपने ए वेक्टर बनाया, इसके बाद मैंने कौन सा वेक्टर बनाया बेटा, बी वेक्टर बनाया। सुनते जाओ। मतलब ये जो ए वेक्टर बनाया बेटा, इधर से लेकर के इधर तक की इसकी लेंथ जो है उसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलूंगा। हाँ सर बिल्कुल बोलोगे। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है, इसको मैं क्या थोड़ा आगे खिसका दूं? ठीक है सर। इसको बेटा ध्यान से सुनना, मैं कॉपी करके बस थोड़ा आगे खिसका करके ये देखना चाहता हूं कि मेरे ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल कितना है। तो एंगल कितना बन रहा है बेटा इन दोनों के बीच में, एंगल बन रहा है थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैं बस इसको ऐसे बना देता हूं। क्लियर? मतलब आपने बोला कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिखो जो कि आर वेक्टर के बराबर है, और यहां पे थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, नहीं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब मैंने कहा एक काम करता हूं बेटा, इधर से जैसे ही एक्सप्रेशन आया मैंने कहा कि अब मैं क्या करता हूं बेटा, रिजल्टेंट बनाता हूं। रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, यहां से लेकर के यहां तक होगा। ये क्या है बेटा, मेरा रिजल्टेंट है, आर वेक्टर की लेंथ है। किसकी लेंथ है बेटा, आर वेक्टर की लेंथ है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इसको निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। अभी बेटा मुझे इसका क्या निकालना है, आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर की दो चीजें निकालनी है। एक आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और दूसरा इसका क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन निकालना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये जो लंबाई है ये मैग्नीट्यूड है, और ये
जो एंगल अल्फा है ये बेटा डायरेक्शन है उसकी। मैंने कहा यार इसमें थोड़ा अगर जुगाड़ बैठाऊं ना, ध्यान से सुनो, थोड़ा अगर जुगाड़ बैठाऊं तो ये पूरा आ जाएगा। कैसे आएगा सर? मैंने कहा ध्यान से एक बात बताओ, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि नहीं कि अगर मेरी कोई भी दो एक्सिस है और इनके बीच में अगर एक वेक्टर बन जाए जो कि बी वेक्टर होगा और ये एंगल थीटा होगा, तो बेटा नीचे वाला कंपोनेंट जो होता है वो बी कॉस थीटा होगा और इसके ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा वो बी साइन थीटा होगा। मतलब ये वाला जो बी साइन थीटा होगा वो इस वाले बी साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि सर ये दोनों लाइन बराबर होती है, आप स्टार्टिंग से कह रहे हो। ये वाली बात के लिए आप ओके हो तो जल्दी से आग लगा दो कि सर ये वाली बात समझ में आ गई है। जल्दी से बता दो कि ये वाली बात समझ में आ गई है, ये जो आपने लिखा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं काम करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, मैं काम क्या कर रहा हूं, आप थोड़ा गौर से देखो। अगर इसको इधर से मैं इतना लंबा कर दूं बेटा, इधर से इधर पे एक परपेंडिकुलर गिरा दूं और इधर से इधर पे लेंथ को जोड़ दूं, क्या आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? और के एल एम और ये एन, के एल एम एन, क्या बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहां पे ये जो साइड है, ये देखो ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का बेटा परपेंडिकुलर कितना होगा? सर आपने लिख दिया है, ये होगा सर बी साइन थीटा। और ये जो एडिशनल लेंथ है नीचे की, ये बी वेक्टर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर बी कॉस थीटा। मतलब ये वाली साइड किसका काम कर रही है सर? ये वाली साइड मेरा परपेंडिकुलर का काम कर रही है। और ये नीचे की टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा? ए वेक्टर इतनी लेंथ हो गई, प्लस ये वाली लेंथ की वैल्यू क्या है? सर बी कॉस थीटा। क्या ये वाला बेटा जो पूरा पार्ट है ये बेस का काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो मेरा ये जो रिजल्टेंट है ये क्या बेटा आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक बार इस बात पे थम्स अप दे दीजिए कि सर आपने तो बिल्कुल सही कर दिया कि ये जो बन रहा था ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा था, आपने यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो ये क्या बन गया बेटा? ये देखो ये वेक्टर है ना, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन गया? बी साइन थीटा। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा बी कॉस थीटा। और ये वैल्यू मैंने डाल दी बी कॉस थीटा की। बिल्कुल सही, बहुत सही। तो अब मैं क्या लगा सकता हूं? अब सर अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जिस भी बच्चे को, ध्यान से सुनो, जिस भी बच्चे को यह बात नहीं समझ में आई है कि ये क्या किया है, आप भी बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, कोई ये प्रूव आने वाला नहीं है। आपको एट दी एंड क्या याद रखना है? उसका रिजल्टेंट याद रखना है कि इसका आंसर कितना आता है, आपको सिर्फ उतनी चीज याद रखनी है। क्लियर है? एच स्क्वायर किसके बराबर है? सर रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर है, इक्वल्स टू बेटा ये पी स्क्वायर कौन होता है? ये सर परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस पी साइन थीटा का क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नीचे कौन लिखा हुआ है बेटा? बेस, बेस का स्क्वायर इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर होगा, दैट मींस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो यहां से बेटा आप लिखोगे आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर यहां पे आ जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बेटा यहां पे भी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बेटा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर ये टर्म कैसे आएगा? मैंने कहा क्योंकि बेटा मैंने ये a प्लस बी का ये वाला जो टर्म है ना बेटा, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
तो ये वाले टर्म को आप भूल जाओ, ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म है बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर। अब आप गौर से अगर बेटा इस टर्म को देखोगे और गौर से इस टर्म को देखोगे तो बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं बेटा, और यहां पे बचेगा क्या? ये सर बचेगा मेरा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर, आप बोल रहे हो कि कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर बन जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। ठीक है? हाँ सर। सर ये वाला तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास, दैट इज आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? आपको ये रिजल्ट क्या करना है, याद रखना है। बाकी सारी की सारी चीजें कहानी है बेटा। आपको जो मेन काम पढ़ने वाला है वो इस फॉर्मूले का पढ़ने वाला है, जहां पे आप रिजल्टेंट इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर है बेटा, ये क्या दिया है? स्क्वायर है, तो इधर भेज दोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वाली चीज बेटा आप याद रखेंगे। ये क्या आ गया बेटा? मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया बेटा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी तक आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता था, तो अब यहां पे बेटा मैग्नीट्यूड आ चुका है। कभी भी कोई भी आपसे ये फॉर्मूला पूछेगा कि दो वेक्टर को जोड़ना है, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आपकी स्क्रीन पे बेटा उसका रिजल्टेंट है। जल्दी से एक बार आप थम्स अप दे दीजिए कि हाँ सर ये वाली चीज तो बढ़िया से मुझे क्लियर हो गई है। और आपको यही डब्बे वाली चीज याद रखनी है। जल्दी से बता दो एक बार, क्या रॉन्ग लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा सही तो है? क्या रॉन्ग लिखते रहते हो? ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर। तो आपको बेटा ये डब्बे वाली चीज हमेशा याद रखनी है, जो मैं बता देता हूं। अब दूसरी बात आती है, सर आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, दूसरी चीज क्या आ जाती है बेटा आपके पास? डायरेक्शन आ जाती है। कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन बताओ। तो अच्छा याद करो वो दिन जब मैं आपको ये समझा रहा था कि बेटा जब भी डायरेक्शन निकालना हो तो आप किसको याद रखोगे? सर जब भी डायरेक्शन निकालना होगा तो हम किसको याद रखते हैं? टेन थीटा को याद रखते हैं, जो कि क्या होता है बेटा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और यहां पे थीटा की जगह बेटा अपन इसको क्या बोल देते हैं? टेन अल्फा बोल देते हैं, जो कि क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये अल्फा है तो क्या बेटा ये वाली लेंथ उसकी परपेंडिकुलर है और ये वाली लेंथ उसका बेस है, तो बेटा टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से बेटा टेन अल्फा जो आ जाएगा आपका, दैट विल बी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। बेटा ये जो दो फॉर्मूले आपने बनाए हैं या निकाले हैं, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये है मैग्नीट्यूड का और ये है डायरेक्शन का। जल्दी से बता दो, क्या ये क्लियर है कि नहीं है? क्या नहीं लिया है? 2ab नहीं लिया है? जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा बेटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, जो कि आ गया बी साइन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों चीजें सिर्फ आपको याद करनी है और कोई भी चीज आप लोगों को याद नहीं रखनी है। क्लियर है?
अब इसी को धीरे 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 इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखो, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो वो ये कहता है कि मेरा जो रिजल्टेंट है बेटा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी या मिनिमम वैल्यू रहेगी, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी बेटा, हमारे एंगल पे डिपेंड करती है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब सर, मैंने कहा बेटा मतलब ये, पहले पॉइंट को इस तरीके से समझो कि आपने लिखा कि आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू, बेटा मैं अगर डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दूं, तो आप क्या ये बात समझ जाओगे कि ये बात मैग्नीट्यूड की हो रही है? क्या हर बार डंडे लगाना जरूरी है कि अब आप इतने समझदार हो गए हो कि सर जब भी ऐसा लिखेंगे दैट मींस बात मैग्नीट्यूड की हो रही है? क्या इतना समझदार हो गए हैं या नहीं हुए हैं? अभी आप जल्दी से बता दो कि अगर बात तो मॉड की हो रही है, पर बेटा हर बार अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि डंडे लगाएं, तो क्या मैं ये अंडरस्टूड मान सकता हूं कि ये बात मैग्नीट्यूड की हो रही है? मैं यही कंसिडर करके चलूंगा कि ये मैग्नीट्यूड ही है। हाँ सर। तो मैंने पूछा कि आर जो वेक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब किसी भी वेक्टर का किसी भी समेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? तो आप कहोगे सर देखो, जो मेरा आर वेक्टर है वो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉस थीटा पे, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे। और जब भी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? सर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी 0 डिग्री पे। तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। सर 0 डिग्री का मतलब यह है, थीटा आपने जो लिखा है दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसके कहने का यह मतलब है बेटा कि जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी ए वेक्टर और जब भी बी वेक्टर, ए वेक्टर और कौन सा वेक्टर बेटा? बी वेक्टर, ए और बी के बीच में, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जब भी ए और बी के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है बेटा, उस टाइम पे ए वेक्टर प्लस उस टाइम पे बेटा जो रिजल्टेंट मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। आप इस बात को समझो, जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट 0 डिग्री होगा, तब रिजल्टेंट क्या मिलता है बेटा? मैक्सिमम मिलता है। और वो मिलता कितना है? तो मैंने कहा एक काम करो, ये 0 डिग्री की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो मेरा आर मैक्सिमम आ जाएगा। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये आ जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। बेटा कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया है बेटा? ये किसका फॉर्मूला बन गया है? जल्दी से बता दो। सर इसको तो मैं ये जानता हूं, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। क्लियर है कि नहीं है? ये वैल्यू किसकी चल रही है बेटा? आर मैक्सिमम की चल रही है। तो ये स्क्वायर वाला टर्म इस रूट को काट देगा। तो बेटा यहां पे जब भी दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट 0 डिग्री होता है, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो उसका बेटा रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। ये बेटा बहुत ही गोल्डन पॉइंट है, बहुत ही गोल्डन पॉइंट है। मुझे नहीं पता स्क्रीन के उस साइड आप कितने सीरियसली पढ़ रहे हो, पर स्क्रीन के इस साइड में बता देता हूं, ये जो चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल। आप जो इधर पे इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो आप ये भूल जाना, आप
जो डॉक्टर वॉक्टर के सपने देख रहे हो ना, भूल जाना। समझ में आ गया? हाँ, अगर आपका पूरा फोकस जो मैंने चीज लिखी है उसके ऊपर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है, इधर उधर की बातों पे है, तो आप चिंता मत करो बेटा। पेपर जो नीट का देते हैं वो तो 20 लाख देते हैं, पर जो एमबीबीएस के लिए पढ़ते हैं, एमबीबीएस के लिए पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10,00,000 सीट के लिए, 10K सीट्स के लिए पढ़ते हैं। आप चिंता मत करो, आप ये मत समझो कि आप नहीं पढ़ोगे तो ये सीट खाली हो जाएगी। जब जब आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी तरीके से मेहनत कर रहा होगा और उस सीट के लिए फाइट कर रहा होगा। जल्दी से बता दो, क्या ये वाला कंक्लूजन आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो। बेटा यहां पे अपन ने इसकी कंडीशन चेक करी है कि मैक्सिमम कब होगा। एक बच्चा कहता है ए बी कहां चला गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बता दो, वो सेम ही तो होता है। हाँ सर। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही चल रहे हैं, ये पहली बात हुई, अब दूसरी बात सुनो। अब दूसरे बार में बच्चा ये कहता है कि सर मेरा आर जो रिजल्टेंट है, ध्यान से सुनो, आर जो रिजल्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड है, जो कि क्या आया है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया है सर। यहां पे आर की मतलब मेरे रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मैंने कहा रिजल्टेंट की बेटा जो मिनिमम वैल्यू होती है, ध्यान से सुनो, वो कितनी आती है? सर आपने बोला अभी के मेरा जो रिजल्टेंट है, मेरा रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? कॉस थीटा पे। तो रिजल्टेंट मिनिमम भी किस पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा की, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पे करेगा। बेटा ये अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू पे करेगा। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल मिनिमम पे करेगा। और अगर ये मिनिमम पे चेक करेगा तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? सर कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो आती है वो आती है बेटा -1। और -1 कब आती है? जब कॉस थीटा होगा 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू -1। 180 डिग्री -1 का मतलब यह है कि ये थीटा की वैल्यू, थीटा हमारा क्या हो जाए बेटा? 180 डिग्री हो जाए। थीटा हमारा है क्या? सर थीटा हमारा एंगल है। क्या है? एंगल है। किस किस के बीच में बेटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरा ए वेक्टर इधर पे है, ए वेक्टर यहां पे है मेरा, और इसी के अपोजिट में 180 कहां बनेगा बेटा? इसी के जस्ट अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, ये बन गया। तो अब बेटा ए और बी वेक्टर के बीच में, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा एंगल? 180 डिग्री। और 180 डिग्री बनेगा तो वैल्यूज क्या आएंगी? ध्यान से देखो, आर मिनिमम सर मैं चेक कर रहा हूं इस बार, दैट इज इक्वल्स टू √ऑफ, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा सर? यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 इज -1, तो माइनस का 2ab हो जाएगा। आप जल्दी से क्या मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि माइनस का 2ab ये फॉर्मूला मैंने किसका लिखा है? तो सर आप बोलोगे ये फॉर्मूला सर होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर ये। और यहां से ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहां पे बेटा आर मिनिमम जो आता है, मतलब मिनिमम जो रिजल्टेंट हो सकता है वो a - b हो सकता है।
मिनिमम जो रिजल्टेंट हो सकता है वो a माइनस बी, मतलब जब भी वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा मिनिमम आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी के बराबर होती है। ये दूसरा गोल्डन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बेटा, दूसरा गोल्डन पॉइंट है। आप सुन रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं सुन रहे हो तो बॉस प्रॉब्लम है, नहीं सुन रहे हो तो बॉस प्रॉब्लम है, ये बात याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। सर आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें तो बता दी। पहली चीज जो याद रखने की है कि मेरा हमेशा मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। दूसरी बात, मेरा जो मिनिमम रिजल्टेंट होगा किसी भी वेक्टर का वो a माइनस बी के बराबर होगा। हाँ सर, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है बेटा, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। और यहां पे मिनिमम कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। बेटा पहले जब मैं सारी चीजें लिखता हूं तब मैं वो चीजें आपको सिखा रहा होता हूं, और यहां पे जब एंड में मैं वो चीजें दोबारा से लिख के आपको बता रहा हूं तो वो मोटा मोटा कंक्लूजन बता रहा होता हूं जो आपको अपने दिमाग में और ये जो घुटने दिए हैं उसमें स्टोर करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो सर मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है, जब 0 डिग्री हो। मिनिमम कब आता है, जब 180 डिग्री हो। एक बच्चे ने ये पूछा, एक बच्चे का डाउट पूछना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट पूछा। सर एक बच्चे ने एग्जाम्पल पूछा आपसे, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इफ एंगल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। सवाल देखो उसका क्या है, वो कह रहा है रिजल्टेंट की वैल्यू बताओ अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब थीटा जो दिया गया है, थीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा, 90 डिग्री दिया गया है। थीटा को जब भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो थीटा बेटा बता रहा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और जब भी मैं आपको अल्फा लिख करके बताऊंगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और किसी वेक्टर के साथ एंगल को बेटा अपन अल्फा बोलते हैं। चलो इसको निकालते हैं। तो सर आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी बोल दी है बेटा सवाल में, सर 90 डिग्री बोल दी गई है। तो यहां पे बेटा आर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा आप ये बताओ कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सर 0 होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यहां से आर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बेटा। ये वाली चीज आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट ये आता है, थीटा की वैल्यू 0 तो रिजल्टेंट ये, थीटा की वैल्यू 180 तो रिजल्टेंट ये, थीटा की वैल्यू 90 तो रिजल्टेंट ये। जल्दी से आग लगा दो अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, जल्दी से आग लगा दो कि सर यहां तक मुझे सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। हाँ सर, हाँ सर यहां तक क्लियर हो गई हैं। क्या बेटा अब अपन आगे चल सकते हैं, जल्दी से बता दो। इतना क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं अपन, उनको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर है?
कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अपन उनको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ सर, अब सवाल क्या है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, इफ, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से। अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल देता हूं ना, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएंगे। ध्यान से देखना। फाइंड द रिजल्टेंट if angle between A and B is 60 degree. एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री। जल्दी से बता दो, ए और बी के बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री है। क्या आएगी रिजल्टेंट की वैल्यू? जल्दी से बताओ, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, आएगा। जल्दी से सॉल्व करो। तो सर यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2। 2 से बेटा ये 2 चला गया। मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। ये मेरा कौन आ गया बेटा? रिजल्टेंट। जल्दी से बता दो, ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया है कि नहीं आया है? जल्दी से बता दो, ये वाला सवाल क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या करने वाला हूं इसमें? मॉडिफिकेशन। ध्यान से देखना, अब सवाल को कैसे बदल रहा हूं। एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एंड दैट इज इक्वल्स टू ए, फाइंड द आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ आर वेक्टर का, ऐसे देखो, फाइंड देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में पहला आपको क्या बताना है बेटा? मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज क्या बतानी है बेटा आप लोगों को? डायरेक्शन बतानी है। दोनों चीजें बतानी है, निकाल के बताओ। मैंने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, इधर पे देखो, सब लोग इधर पे देखेंगे। अगर दोनों वैल्यूज सेम हो गई है तो इधर पे देखेंगे। तो सर मैं ऐसे लिख के बताऊंगा, देखो आप, देखो आर वेक्टर निकालना है ना, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। और यहां पे बेटा एक चीज और लिख लो, थीटा मुझे दे दिया है 60 डिग्री। थीटा मिसिंग था, थीटा लिख लेना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ थीटा आएगा कि नहीं आएगा बेटा? कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। जल्दी से बताओ। अब यहां पे बेटा थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 डिग्री। और ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा? ए। तो जहां जहां ए दिखे वहां पे छोटा ए डाल दो, और बी दिखे तो छोटा ए डाल दो। मतलब दोनों की वैल्यूज क्या है बेटा? सेम है। देखो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज ए स्क्वायर, और कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2। 2 से बेटा 2 चला गया। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर के बराबर, या रूट 3a के बराबर आ जाएगा। आप बताओ, आपको इसमें डर तो नहीं लग रहा है ना? आपको इसमें क्या डर लग रहा है क्या बच्चों? आपको इसमें डर लग रहा है क्या? आपको इसमें डर लग रहा है? नहीं सर। अब यहीं पे कोई एंगल पूछ ले, कि आपसे पूछता कि यार आपने तो सर मैग्नीट्यूड भी पूछा
और डायरेक्शन भी पूछा। आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल के बता दिया, अब डायरेक्शन भी बता दो ना क्या आएगा। तो मैंने कहा देखो डायरेक्शन के लिए पहले डायरेक्शन का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। तो बच्चा कहता है सर अभी आपने लिखा है डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या इस फॉर्मूले को यहां पुट कर सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं। हां सर। अब ध्यान से सुनो, बी की वैल्यू भी ए है और ए की वैल्यू भी ए है, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हां सर। तो यहां पे बी की वैल्यू ए साइन, बेटा थीटा की जगह कौन आ जाएगा 60, तो यहां पे लिख दिया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस ए, तो यहां पे ए प्लस ए कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई बेटा मैंने कैसे लिखा है? हाँ जी सर। फिर यहां पे लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू ए साइन 60 अपॉन ए कॉमन आ गया 1 प्लस कॉस 60 हो जाएगा। बेटा ए से ए कट गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 60 इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। cos 60 is 1/2, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 डिवाइडेड बाय, बेटा एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाए, √3/2 डिवाइडेड बाय, बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3/2, इससे ये चला गया, इधर कितना आएगा बेटा √3/3 और इससे नीचे क्या आ जाएगा बेटा √3, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, दैट मींस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री। जल्दी से बता दो क्या ये क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो क्या ये क्लियर है? अब इसी चीज को, क्योंकि इस सवाल को बेटा अपन ने इतनी डिटेल में किया है, तो मैं इसका डायग्राम भी दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? डायग्राम भी दिखाना चाहता हूं। यार ये फालतू के कमेंट करते रहते हो, क्या रॉन्ग है जरा इसमें बताना। क्या रॉन्ग है इसमें? क्या रॉन्ग? मैं देखने के लिए इंतजार हूं, ये जो लाल क्रॉस बना के बेफालतू में टाइम पास करते रहते ना, क्या रॉन्ग है मैं उसका इंतजार कर रहा हूं कि लिख भी दो। स्पैमर है वो तो पता ही है यार, पर बात ये है ना, आप लोग भी ये बात समझो, क्या सिग्निफिकेंस है बेफालतू में? अपना तो खैर जीवन ही बेकार कर रहे हो, अपना तो जीवन ही बेकार कर रहे हो। वो तो यार समझ रहे हैं, पर बात ये है ना कि अब जैसे पढ़ा रहे हैं, दोनों बच्चा भी मेहनत कर रहा है, टीचर भी मेहनत कर रहा है, बेफालतू में टाइम पास करने आ जाते हैं। और ये तो शुक्र मानो स्क्रीन के उस साइड हो, अगर इधर हो जाए ना फिर मैं बताता क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, इधर पे इंपॉर्टेंट बात, अब कमेंट सेक्शन देखते ही इसलिए कि समझ सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब भाग जाएंगे बेवकूफ कहीं के। इधर देखो बेटा, ये वैल्यू क्या आ गई अपनी √3 ये आ गई, ठीक है सर, और ये आ गया। इसका मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं बेटा, डायग्राम बनाना चाहता हूं। एक बात इधर देखो, ये देखो, ये हमारा बना ए वेक्टर, ये कौन बना बेटा ए वेक्टर, ये बना बेटा हमारा ए वेक्टर, और इसी के बराबर जितनी लेंथ बेटा ए की है उतना ही मैंने बनाया कौन सा वेक्टर बेटा, यहां से बी वेक्टर बनाया, ये मेरा हो गया बी वेक्टर। सवाल में क्या दिया था उसका थोड़ा फील लेना सीखो, तभी आप आगे समझ पाओगे कि ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो मैंने इसको बेटा आगे बढ़ा करके देखा, या फिर चाहो तो
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। ये कौन सा वेक्टर है? ए, ये है बी। आप चाहो तो बेटा बी को भी पीछे ले जा सकते हो। अगर बी को पीछे ले जाओगे तो क्या यहां पे टेल टू टेल जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, 60 डिग्री बनेगा। और यहां से बेटा 60 डिग्री से आप यहां पे बीच में रिजल्टेंट आएगा जो कि कितने एंगल पे है बेटा? यहां से 30 डिग्री पे है। ये मेरा आर वेक्टर का डायरेक्शन है, ये मेरा ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ये मेरा बी वेक्टर का डायरेक्शन है। ध्यान से देख लो बेटा, ऐसा कुछ डायग्राम बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, ये ऐसा कुछ बन जाता है बेटा। अब एक बच्चा ये भी कह सकता है, हाँ, एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये वाले को आप आगे ले जाओ ना। एक मिनट बेटा, ये डायग्राम इधर उधर हो गया। ये कितना बन गया बेटा? 60 डिग्री थीटा की वैल्यू। और यहां से ये जो वैल्यू बन रही है बेटा रिजल्टेंट की, ये हमारा क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट। और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 30 डिग्री बन जाएगी। ये मेरा ए वेक्टर है, ये बेटा मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। तो ये बेटा आपका डायग्राम है। कई बच्चे बोल सकते हैं ये तो सर डायग्राम जैसा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने ये बताया कि ये तो सर एक क्लोज इंटरवल में होता है। तो बेटा ये बेसिकली ये आपका बी वेक्टर था, बस बी वेक्टर को खिसका के इधर ले गए हैं उसकी विजुअलाइजेशन के लिए, उसकी क्लियरिटी के लिए। ध्यान से देखो, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये पैरेललोग्राम बन गया। मतलब सारी की सारी चीजें बेटा इस पे से बना करके आप देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ सर, तो आप बेटा इस बात को याद रखना कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, ठीक है। और इसके सवाल करवाता हूं, आप इधर देखो। अगला सवाल एग्जाम्पल इसी जैसा है। आप एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे। ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना, बस मैग्नीट्यूड निकालना। क्या कह रहा है सवाल बेटा? इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है बेटा? ए के बराबर है, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लेना। फाइंड द रिजल्टेंट। बेटा हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। जल्दी से बता दो कैसे निकालेंगे। सर बड़ा आसान है इसको निकालना। देखो ये आर वेक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। हाँ सर, और ये थीटा कितना दिया गया है? सर ये थीटा हमारा 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री और ए और बी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए के बराबर है, तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो, सॉल्व करो बेटा आप लोग। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यहां पे कॉस 90 डिग्री। बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? हाँ सर। तो रिजल्टेंट कितना बचेगा बच्चों हमारे पास? सर रिजल्टेंट जो बचेगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √2a के बराबर बचेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। एक बच्चा कहता है सर आपने मेरे साथ जो टाइम पास कर दिया है, आपने मेरे साथ टाइम पास कर दिया है। मैंने कहा क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है सर अभी आपने इसका फॉर्मूला मुझे सिखाया है कि जब भी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दोनों की वैल्यू अगर ए दी गई है तो ये अंडर रूट ऑफ
2a² हो जाएगा, दैट इज √2a। ये देखो सर, मेरा डायरेक्ट अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं, मुझे इतनी महाभारत नहीं करनी होगी। क्या ये बात सही है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। क्या ये बात सही है कि नहीं है? हां सर, बिल्कुल बात सही है। अब मुझसे कोई एंगल पूछेगा, दैट मींस tan अल्फा की वैल्यू पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हां सर, यही पूछेगा। तो b कौन है बेटा? a। sin थीटा इज sin 90 अपॉन a प्लस a cos 90 हो जाएगा सर। हाँ, cos 90 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गया, और sin 90 क्या होता है? 1। तो ये वैल्यू आ गई बेटा a अपॉन a, कैंसल आउट हो गया। tan अल्फा की वैल्यू जो आ गई बेटा 1। tan अल्फा 1 कब आता है? जब अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 45 डिग्री होती है। तो बेटा ये रिजल्टेंट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो। हाँ जी सर। अब एक बात सुनना, अब यहां पे बेटा मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, आप लोग ये वैल्यूज के साथ खेलना आराम से सीख जाओगे, पर मैं क्योंकि आपकी एक अप्रोच बड़ी स्मार्ट रहे, आपको वेक्टर्स के डायग्राम के साथ भी खेलना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम फंस जाएंगे, अच्छे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे देखो, इसका अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं बेटा? वेक्टर डायग्राम दिखाने वाला हूं। वेक्टर डायग्राम दिखाने वाला हूं। वेक्टर डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो, इसने कहा क्या था कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, दूसरी बात बोली मेरे पास एक बी वेक्टर है। हां सर, तो ये बेटा मेरे पास ए वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ए दिया गया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए दिया गया है। ये सर मेरे पास बी वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड ए दिया गया है। रिजल्टेंट कहां से कहां बनता है? देखो, आप अगर एंगल देखना चाहो तो एंगल भी आप देख सकते हो बेटा, इसको आगे शिफ्ट करके ले जाओ तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। पर एडिशन तो हेड टू टेल देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको मैं इससे जोड़ देता हूं। ये देखो, ये मेरा क्या निकल के आया बेटा? आर वेक्टर, जो कि किसके बराबर था? √2a के बराबर था। और ये एंगल कितना निकल के आया बेटा? 45 डिग्री। क्या अब आपको वेक्टर डायग्राम समझ में आया? जल्दी से बेटा थम्स अप भेज दीजिए कि हां सर, अब मुझे वेक्टर डायग्राम ये समझ में आ गया है। इसी का थोड़ा और मॉडिफाइड दिखाता हूं, ठीक है, घबराना मत। इसी को क्या मैं थोड़ा ऐसे दिखा सकता हूं क्या? बस छोटी सी हरकत करूंगा, देखना। ये ए वेक्टर सेम का सेम बनाया, ठीक है सर। ये जो बी वेक्टर है ना बेटा, बी वेक्टर को क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं, और बी वेक्टर को मैंने किससे जोड़ दिया बेटा? ए वेक्टर से जोड़ दिया, जिससे कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल समझ में आ जाए, थोड़ा एंगल की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, इसलिए मैंने ये ऐसा बना दिया है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और अब इसी के बीच में क्या इस आर वेक्टर को बेटा जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता हूं? हाँ सर, इसी के बीच में आप ये आर वेक्टर भी बना सकते हो, जिसे आप क्या लिख सकते हो कि ये आपका आर वेक्टर है और ये एंगल जो बना है दिस इज 45 डिग्री। तो बेटा ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस इसमें मैंने एक चीज करी है। वो क्या करी है? मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया है कहां पे बेटा? ए वेक्टर पे, जिससे कि एंगल मुझे आंखों से दिख जाए। किससे दिख जाए? आंखों से बराबर दिख जाए। अब क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, अब क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। अब ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, ये वाली बात बहुत अच्छे से अब हमें क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं यही बात तो बेटा आप ये बताओ, ये वाले डायग्राम के साथ भी तो यही समझा रहा हूं आपको, आप इसमें क्यों घबरा रहे हो? इस डायग्राम में मुझे पता है कई बच्चे इस डायग्राम में लेट गए हैं।
कई बार चीजें आसान नहीं होंगी, मुश्किल होगी, डिफिकल्ट होगी। ऐसा थोड़ी है कि फिर वो करोगे ही नहीं, करोगे ना, फाइट तो मारोगे ना। बिना फाइट मारे, बिना सीखे, आपका जब गोल निश्चित है बेटा, तो अपन हर हालत में बाय हुक बाय क्रुक, शाम दाम दंड भेद जो लगेगा, हम उस तरीके से उस चीज को सीखेंगे, हर हालत में सीखेंगे। देखो इधर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक तो ये डायग्राम है ना बेटा आपका, कैसा डायग्राम है सर? ये मेरा ए वेक्टर है, हाँ सर, दोनों डायग्राम यहां पे बता रहा हूं। ये मेरा ए वेक्टर है, हाँ सर, बेकार सा है सर ये तो ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। इधर से बेटा ये बी वेक्टर बनाया था, क्यों? क्योंकि इस ए और बी के बीच में एंगल कितना था बेटा? सर एंगल था मेरा 60 डिग्री। ये कौन सा वेक्टर था? ए वेक्टर था, जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर था। ये बी वेक्टर था, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था? ए के बराबर था। और इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट क्या, आप मुझे ये बताओ। ये रिजल्टेंट इनके बीच में बना था, और ये एंगल कितना बन के आया था बेटा? 30 डिग्री। और ये मेरा क्या था बेटा? आर वेक्टर था कि नहीं था? और इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? √3a के बराबर थी। क्या ये वेक्टर डायग्राम समझ में आया? तो जल्दी से आग लगा के बता दो कि हां सर ये वेक्टर डायग्राम समझ में आ गया है। ये वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर मैं क्योंकि एंगल बहुत अच्छे से देखना चाहता हूं, एक ही पॉइंट से देखना चाहता हूं, तो क्या बेटा थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मैं जरा सा ये बी वेक्टर को शिफ्ट करके पीछे ले आऊं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, जरा सा अगर मैं किसी को चेंज ना करूं, बस बेटा मुझे एक ही पॉइंट से सारा एनालिसिस देखना है, तो मैं क्या बी वेक्टर को, कौन से वेक्टर को? बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे ले आऊं, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको बढ़िया से एंगल दिखेंगे। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। बस ये लिखने का एक तरीका है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये और ये दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम। मैंने पहले ही कहा था वेक्टर शिफ्टिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको सीखनी है, करनी है, इसलिए शिफ्ट करके यहां ले जा रहा हूं। बताओ इसमें प्रॉब्लम है क्या बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बता दो। यहां से टेल टू टेल सारी चीजें जुड़ रही हैं, तो मुझे सारे एंगल बढ़िया से नजर आ रहे हैं। हां सर, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई आपसे ये जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है, ये किस किस के बीच का एंगल है? सर ये ए वेक्टर एंड ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ये 60 डिग्री किस किस के बीच का एंगल है? ये सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अच्छा, ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल किस किस के बीच का होगा? ये सर आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। कोई मुझसे पूछे कि ये वाला एंगल निकाल के बताओ, तो निकाल लोगे क्या? सर आराम से निकाल लेंगे। देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, टोटल ये 180 होना चाहिए। मतलब ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होना चाहिए। तो ये 30 है, ये कितना है बेटा? 120। 30 और 120 कितना होता है? 150। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। तो आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री है। कितनी खूबसूरती से आपने सारी चीजें सीख ली है। आप ये बताओ, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? आप जैसे इस वाले सवाल के लिए देखो, आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ, सिंपल सा बताओ, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। जो चीज है नहीं उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया एक काम करो, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ए और आर के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। अगर मुझे ये एंगल पता करना है कितना होगा, तो आप बता सकते हो क्या ये एंगल कितना है? ये एंगल किस किस के बीच का एंगल है? आर वेक्टर के बीच का एंगल है एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। कितना आ जाएगा? सर ये 45 और ये होगा कितना बेटा? 90 डिग्री। टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जल्दी से बताओ टोटल बेटा,
टोटल रोटेशन में एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? माइनस करके बताओ कितना आ जाएगा? सर 45 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे सॉल्व? हाँ सर, अब हम बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको। चलो आगे चलें बेटा अपन लोग। हाँ सर आगे चल सकते हैं। अब जरा एक काम करना, जरा मैं कुछ कुछ के क्वेश्चंस में यहां पे कराता जाता हूं। जैसे आपसे ये पूछा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ एट 2i प्लस 3j प्लस के और i माइनस जे प्लस 2k, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए यूनिट वेक्टर। ये परपेंडिकुलर वाला भी करते हैं, रुको एक मिनट। हाँ ये वाला पहले करके बता दो, उसके बाद भी दोबारा से आ जाएंगे। जल्दी से अपन पोल भी इस्तेमाल कर लेंगे, वरना कई बच्चे बिल्कुल कि सर पोल करो, वो वाला बेटा इसके बाद कर लेंगे। इधर वाला देखो पहले। आपसे पूछा गया यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस एंड दिस। कोई यूनिट वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि सी की वैल्यू निकालनी है। ये कैसा वेक्टर है बेटा? यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर का बेटा जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ये 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। बेटा इसको ऐसे लिख लो, यूनिट वेक्टर है ना 1 है, इसका स्क्वायर अगर हो जाएगा तब भी बेटा ये 1 ही रहेगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 0.25। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 0.85 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, तो 0.64 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे 1 बराबर बेटा दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास? 0.89 प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ रही है। इसको यहां पे भेजो, 1 माइनस 0.89 बराबर सी स्क्वायर। बेटा यहां पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? सर माइनस करने पे यहां पे आ जाएगा 0. कितना 1 आ रहा है क्या? यहां पे 0.11 बराबर सी स्क्वायर आ जाएगा। क्या बेटा अब अंडर रूट लगा सकता हूं? हाँ सर। तो सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 0.11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी बेटा हमारा सही हो जाएगा। जल्दी से बता दो, ये वाला सवाल सबका हो गया था बेटा? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार जल्दी से। ये वाले में तो बेटा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता दोगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। इफ F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये बेटा मेरा F1 है, ये मेरा कौन है बेटा? F1 है। और इधर से दूसरा मैंने वेक्टर बना दिया, ये दूसरा वेक्टर बना दिया F2। ये मेरा F1 वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया? F2 वेक्टर हो गया। अब क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी। अब इस पॉइंट पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स, ये जो पॉइंट है, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना होता है, F1 और F2 का रिजल्टेंट देखना होता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आप मुझे ये बताओ, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है, क्या वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है? तो बेटा यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बेटा हमारे पास रिजल्ट। जल्दी से बताओ बेटा, सी वाला हमारा करेक्ट है, यहां पे लिख भी देता हूं। ए स्क्वायर क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। दैट मींस अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? थर्ड वाला। और रिजल्टेंट चाहे तो आप देख सकते हो इस तरीके से इनके बीच का रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और रिजल्टेंट को F नेट भी बोल सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जल्दी से बता दो ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अगला सवाल ये और ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनो बेटा, ये आपके सारे एंगल चेक करवा देगा। इफ P, Q and R having the magnitude of this and this unit, P vector plus Q vector बराबर R vector, the angle between Q and R। अब एक बात बताओ, इस अरेंजमेंट को देखो, इस अरेंजमेंट को देखो, और ये वेक्टर क्या बेटा P है, ये वेक्टर क्या आपका बेटा क्या है Q है, और ये वेक्टर आपका क्या दिया गया बेटा R दिया गया है। ध्यान से इस अरेंजमेंट को देखो, क्या ये अरेंजमेंट देखने से आपको पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, कि यहां पे सर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा। हाँ सर, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब P और Q ये हमारा वेक्टर दिया गया P वेक्टर प्लस ये हमारा Q वेक्टर दिया गया है बराबर क्या है बेटा R वेक्टर। मतलब P और Q के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ये बेटा हमारा दिया गया है 5, ये हमारा क्या दिया गया बेटा 5, इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा कितना दिया गया बेटा 13, सीक्वेंस में ही लिखना, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट हो जाएगा। पहला कौन है P, तो ये 5, ये क्या आ जाएगा 12, और ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा 13 आ जाएगा। क्लियर है? P वेक्टर, Q वेक्टर और ये R वेक्टर, ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा थीटा, ये हमारा क्या है 90। जल्दी से बता दो आपको किस किस के बीच का एंगल निकालना है, Q और R के बीच का। तो ये कौन है बेटा, ये P है, ये Q है, और ये क्या है बेटा R है। तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, इसको अपन अल्फा बोल देते हैं। हाँ सर, तो अल्फा के लिए क्या निकाल दें, tan अल्फा से निकाल दें, कॉस के टर्म्स में पूछ रहा है ये, ठीक है। अगर ये बेटा थीटा है, इसको अपन अल्फा बोल देते हैं, तो कॉस अल्फा के टर्म्स में अगर निकालना है तो कॉस अल्फा क्या होता है बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा 12/13। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। जल्दी से बताओ बेटा इसके ऑप्शंस हमारे पास क्या आए थे, इसके ऑप्शंस क्या क्या आए थे हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सर सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। जल्दी से देखते हैं, और अगर tan अल्फा पूछता तो tan के टर्म्स में भी बेटा निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या आपको ये जो माइनस साइन लगा है, ये जो इनवर्स एंगल लिखा है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? ये मैंने कल ही की क्लास में बेटा आपको बताया था। जल्दी से देखो, सर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा दिया गया बेटा अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये x1 है, कॉमा ये y1 है, कॉमा ये z1 है। ये वाला होता है बेटा x2, ये वाला होता है y2, और ये वाला क्या होता है बेटा z2। आप एक बात समझो, आपने ये चीजें बेटा, ये चीजें कहां सीखी होंगी, क्लास 10th में भी सीखी होंगी, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इधर पे मैं बता भी देता हूं। अगर बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये x1 कॉमा y1 है, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये x2 कॉमा y2 है, अगर आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में बेटा z आ जाएगा तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो क्या इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, माइनस करो, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है ना, अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अंडर रूट हटा दो बेटा, अंडर रूट हटा दो, फिर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा बेटा आपका आई कैप में, प्लस
y2 माइनस y1 जो हो जाएगा बेटा ये j कैप में हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछते तो अंडर रूट लगा देते। तो यहां पे बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला s बराबर लिख लो, क्या हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा बेटा i कैप में, प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा बेटा हमारा j कैप में, प्लस z2 माइनस z1, तो प्लस का क्या आ जाएगा बेटा जल्दी से बता दो, z2 माइनस z1, ये किस में आ गया बेटा k कैप में, माइनस करके बता दो क्या आएगा बेटा जल्दी से माइनस करके बता दो। तो सर x2 माइनस x1, तो ये x2 है ये x1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, दिस विल बी इन i कैप, प्लस बेटा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा j कैप में, प्लस यहां पे बेटा दोनों 5 है तो 5 माइनस 5, ये आ जाएगा k कैप में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा i कैप प्लस j कैप के बराबर। कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बता दो। हाँ जी सर। अच्छा ये वाले में देखो बेटा, ये वाले में क्या कह रहा है, आप इस वेक्टर को समझो बेटा, ये a वेक्टर दिया गया है, ये b वेक्टर दिया गया है, ये c वेक्टर दिया गया है। बेटा हम किसी भी, मान लो a वेक्टर बराबर आपको दिया गया है 2i प्लस 3j, ये मान लो एक वेक्टर दिया गया है। अब इस वेक्टर में बेटा हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, दैट मींस इसका मतलब क्या है, जैसे किसी ने बोला कि 3a वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आप 3 लिखोगे और a वेक्टर की जगह बेटा ये पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। आप बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 9j कैप, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी किसकी, 3a वेक्टर की। तो इस तरीके से बेटा हमारा किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है किसी वेक्टर में। तो यहां पे सेम वैसा ही दिया था। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, a वेक्टर माइनस ये दिया गया है बेटा 2b वेक्टर, प्लस का क्या दिया गया है 3c वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, a वेक्टर कौन है बेटा, a तो सेम का सेम है, तो ये हो जाएगा 2i प्लस j। क्लियर है? हाँ सर। माइनस का 2b वेक्टर, तो 2b वेक्टर जो है बेटा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये a वेक्टर आ गया, माइनस का 2 इंटू b वेक्टर कितना है बेटा 3j माइनस k कैप के बराबर है। c के साथ किसका मल्टीप्लाई है 3 का, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू c वेक्टर कितना है बेटा, यहां पे 6i कैप है माइनस का 2k कैप है। अब जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ जाएगा, जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा। सर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i प्लस j माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा 6j कैप और प्लस का आ जाएगा 2k कैप। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18i कैप और माइनस का 6k कैप आ जाएगा। बेटा i और i 20i आ जाएगा। हाँ सर, i 20 है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। j देखो ये बेटा j है, ये माइनस 6j, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 5j, माइनस का 5j के अलावा कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 5j इसमें आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो, द एंगल विच अ वेक्टर i j और √2k makes with x y z रिप्रेजेंटेड r। अब क्या देखा गया है, ध्यान से सुनो, एक a वेक्टर दिया गया है,
जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k कैप के बराबर। ठीक है, आपको एंगल कहां से बताना है बेटा, ये तीनों एक्सिस से बताना है, तीनों एक्सिस से। तो ये क्या दिया गया है, ये सर आपका ए वेक्टर दिया गया है, और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये वाली आपकी जेड एक्सिस है। तो सिंपल जैसे कोसाइन एंगल निकालते हैं ना, कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो नहीं निकाल पाओगे क्या ऐसे, सर निकाल लेंगे आराम से। तो यहां पे बेटा अगर कॉस अल्फा की बात करूं, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड देख लें बेटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। क्या ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है कि नहीं करवाया है, याद करो बेटा, ये सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी करा है। तो यहां पे कितना आ जाएगा सर, 4, तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया 2। जल्दी से बताओ, हाँ सर। तो यहां पे सर कॉस अल्फा डायरेक्ट लिख दूं, सर कॉस अल्फा आएगा 1/2, कॉस अल्फा 1/2 का मतलब है 60 डिग्री। और यहीं पे सर कॉस बीटा की वैल्यू बात करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, दैट मीन्स 60 डिग्री। और यहां पे कॉस गामा की बात करोगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/2 आ जाएगी, दैट मीन्स 1/√2 बचेगा, मतलब 45 डिग्री। बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जल्दी जल्दी करा रहा हूं, जल्दी से बता दो। तो 60 60 45, थर्ड ऑप्शन जो रहेगा बेटा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बता दो, ये क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा क्या करवा रहा हूं, या देखते जा रहे हो सिर्फ, जल्दी से बताओ, ये वाली चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर, अच्छा ये रेशियो तो तुम्हें आता ही नहीं होगा, सर ये पता नहीं क्या करवाया है आपने, ये तो हमारा पता ही नहीं है हमें। जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर है, और जिसने इसका जवाब नहीं दिया उसे स्क्रीन से अभी के अभी खींच लूंगा बाहर। अभी तुम लोगों को मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में नहीं पता है, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा पक्का। हाँ सर, आपने ये लिखवाया है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बता दो। हाँ सर, अब बेटा मैं वापस आप लोग को ले जाता हूं, ठीक है। अब ये डीपीपी के बेटा सारे के सारे देखो, डीपीपी 1 के क्या एक एक सवाल मैंने, इधर देखो, एक एक सवाल मैंने करा दिया है, बस ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में मुझे कुछ समझाना है आप लोग को। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है, बस एक सवाल है, बाकी पूरी हो चुकी है डीपीपी। तो जल्दी से लिख करके बता दो, डीपीपी 01 क्या ओके है कि नहीं है, डीपीपी 01 बेटा अपनी ओके है, डीपीपी 01 ओके है अपनी। बस एक सवाल है, वो कल की क्लास में होगा बेटा, ठीक है। हाँ सर, कल की क्लास मतलब जो भी अगली क्लास होगी, ठीक है सर, ओके है। अब एक बात समझो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ, क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर बराबर 3 न्यूटन या 4 न्यूटन एंड बी वेक्टर बराबर 3 न्यूटन, फाइंड इट्स मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड आर मिनिमम रिजल्टेंट। और इसी के साथ लिख सकता हूं एंड रेंज, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, एंड रेंज ऑफ रिजल्टेंट। क्या बतानी है बेटा, रेंज ऑफ रिजल्टेंट बतानी है। तो ध्यान से सोचो बेटा, आर मैक्सिमम का मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया है कि आर मैक्सिमम जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। मतलब अगर इसकी बात की जाए तो 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन,
दैट इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। ये बेटा आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है या मैक्सिमम रिजल्टेंट है। आपके पास रिजल्टेंट जो है बेटा वो अब 7 न्यूटन से ज्यादा नहीं आ सकता है। ये क्या दी गई है बेटा, ये वैल्यू जो दी गई है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट नाउ कैन नॉट बी मोर देन 7। नाउ रिजल्टेंट कैन नॉट बी मोर देन 7 एट एनी एंगल। किसी भी एंगल पे कुछ भी कोशिश कर लेना, ये बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। 7 न्यूटन से ज्यादा मतलब 7.001 तक नहीं आ सकता है। इक्वल्स टू 7 न्यूटन, ये क्या होती है बेटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर है। और यहीं पे बेटा अगर आर मिनिमम की बेटा बात करूंगा तो आर मिनिमम जो आएगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। दैट इज 4 न्यूटन माइनस कितने न्यूटन बेटा, 3 न्यूटन। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन के बराबर। ये आर मिनिमम आ गई, मतलब आपकी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है वो 1 न्यूटन से कम नहीं हो सकती है। मतलब लिख सकता हूं नाउ रिजल्टेंट cannot be less than 1 न्यूटन 1 at any angle। मतलब आर मैक्सिमम और मिनिमम का यही मतलब है बेटा। जैसे आप मुझे ये बताओ, अगर 15 न्यूटन और 10 न्यूटन की फोर्स दी गई है तो मैक्सिमम फोर्स कितनी आ सकती है। अगर 15 न्यूटन और 10 न्यूटन की फोर्स है तो मैक्सिमम बताओ कितना आ सकता है। उन दोनों को जोड़ दो, मतलब 25 न्यूटन जो रहेगी वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और अगर मिनिमम की बात करूंगा तो उन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, अपन माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, उन दोनों को माइनस कर देंगे। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सर 4 न्यूटन का डायरेक्शन और 3 न्यूटन का डायरेक्शन क्या लग रहा है, सेम। जिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है वो फोर्सेस क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं, इसलिए 7 न्यूटन आ जाता है। कल याद करो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी जो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रही थी उनको मैं ऐड कर देता था। और वहीं अगर बात करूं नेगेटिव की तो आप ध्यान देना यहां पे बेटा ये 4 न्यूटन है, और क्योंकि नेगेटिव एंगल का मतलब है एंगल जो बन रहा है इन दोनों के बीच में दैट इज 180 डिग्री। तो आप याद करो कल भी जब अपोजिट फोर्सेस आती थी तो मैं उसे माइनस कर देता था और बोलता था कि जो नेट फोर्स आएगी वो 1 न्यूटन आएगी बेटा इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं है? यहीं पे अगर रेंज की बात की जाए तो कोई भी मेरा वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिजल्टेंट ज्यादा या बराबर होता है, और ये हमेशा कम होता है या बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। ये वाली चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी वेक्टर की रेंज जो लाई करेगी वो इसी के बीच में लाई करती है। जैसे यहां पे अगर मेरी फोर्सेस 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दी गई है तो यहां पे जो मेरी रेंज लाई करेगी बेटा वो 1 न्यूटन से ज्यादा होगी, और यही रिजल्टेंट 7 न्यूटन से क्या होगा बेटा, कम होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो इसी के बीच में लाई करेगी। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट पेज है ये, जल्दी से बता दो बेटा। ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई हैं? ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब इधर पे बेटा अगली चीज और एक सीख लो,
फिर उसके अपन क्या करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। इधर पे ध्यान से सुनो। अब मैं बेटा साथ ही में आपको क्या बताना चाहता हूं बेटा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझाना चाहता हूं। ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन में बेटा आपको अभी एडिशन लिख रहे थे, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, अभी सर एडिशन के केस में आर वेक्टर जो होता है दैट इज ए वेक्टर, किसके बराबर होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहे थे आप लोग, जिसका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड जो निकल के आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता था। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। इसका एक वेक्टर डायग्राम दिखाता हूं कि आप जो अभी पता बेटा पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे। ये मेरा ए वेक्टर है, हाँ सर, ये मेरा ए वेक्टर है, हाँ सर, और इसी के साथ बेटा बी वेक्टर मैं यहीं पे बना रहा हूं एंगल दिखाने के लिए। ये कौन सा वेक्टर होता था बेटा आपका, बी वेक्टर होता था। ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनता था बेटा, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता था। और जो रिजल्टेंट लाई करता है ना बेटा, ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात, एक एक बात जो बोल रहा हूं वो सिर्फ बड़बड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इतनी सारी चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझाने के लिए और समझने के लिए भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? एक बच्चा कह रहा है वीडियो कॉल कर लो। हाँ बेटा रुक जाओ, करते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो कॉल की पढ़ी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वीडियो कॉल कर लो, देख लो हमारी शक्ल बहुत सुंदर है, तुम्हारी शक्ल बहुत सुंदर है, तो मैं वीडियो कॉल करके क्या देखेंगे बताओ? अभी पढ़ाई तो कर लो, फिर वीडियो कॉल क्या करना, साक्षात मिलने आ जाना हमसे, ठीक है। इधर देखो बेटा, ये ए वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। तुम लोग इंपॉर्टेंट चीज जब पढ़ाने वाले होता हूं तुम उल्टी बातें करते हो। इधर सुनो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है बेटा। प्लीज अच्छा दांत मत दिखाओ, इधर देखो बेटा सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसा बनता है। और ये एंगल देखने के लिए हम इधर पे बना लेते हैं इसको। अब इसका जो रिजल्टेंट आ रहा था बेटा, क्या वो इसके बीच में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बताने वाला हूं, प्लीज इधर सुनो आप लोग। ये जो वेक्टर आ रहा था, ये आर वेक्टर आ रहा था, जो किसका रिजल्टेंट है बेटा, ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एक बार जल्दी से थम्स अप दे करके बता दो, ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। हाँ सर ऐसा हो रहा था, जल्दी से बताओ। हाँ सर। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन में सर आपने लिखा कि ये जो आर डैश है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, माइनस। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है बेटा, कि ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस का बी वेक्टर? इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या अंतर है सर? सर ये जो नेगेटिव बताता है इसका मतलब होता है एंटी पैरेलल, या फिर ये याद करो, क्या ये नेगेटिव वेक्टर है कि नहीं है? सर इसका तो यही मतलब हुआ ना कि ये वेक्टर कौन सा है, नेगेटिव है। आप कुछ मत करना, आप सिंपल सा एक फंडा अपनाना। क्या सर? आप फॉर्मूला एडिशन का लगाना, इन दोनों के बीच का बस थीटा पुट कर देना, जो भी होगा।
नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर ये बेटा बी वेक्टर है तो माइनस बी कहां होगा? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? सर माइनस बी जो होगा, ध्यान से सुनो, माइनस बी जो होगा, माइनस बी जो होगा वो इस वेक्टर के ठीक 180 मतलब अपोजिट साइड होगा कि नहीं होगा बेटा? माइनस का बी वेक्टर। मतलब अब मुझे जो रिजल्टेंट देखना है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में देखना है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में देखना है। और ए और माइनस बी का बेटा ये एंगल कितना होगा? सर ये स्ट्रेट लाइन होती है 180 की, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल आ रहा है सर ए माइनस बी के बीच में, ये जो थीटा डैश लिखा है इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा आ रही है। जल्दी से बता दो क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? ये जो मैंने लिखी है ये बेटा 180 माइनस थीटा समझ में आया? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। हाँ सर। तो अब आप क्या करो, आप जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो यहां पे बेटा ये जो आर डैश वेक्टर निकाल रहे हो फॉर्मूला ए प्लस बी का ही लगाओ। बस यहां पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हाँ सर, प्लस का 2a और यहां पे क्या आ जाएगा b। यहां पे भी क्या लिखो बेटा? b लिखो। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे cos 180 माइनस थीटा, जगह कम पड़ गई यार, आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ऑफ, इधर देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस के साथ 180 लगा हुआ है, बदलेगा या नहीं बदलेगा? सर नहीं बदलेगा, 180 का 180 रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां से आर वेक्टर जो आएगा, आर डैश वेक्टर, वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा हो जाता है। आपको बस बेटा इतनी चीज याद रखनी है कि जब भी वेक्टर एडिशन होता है तो यहां पे प्लस आता है, और जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो आर वेक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा होता है। मतलब एडिशन में बीच में पॉजिटिव आता है और सब्ट्रैक्शन में बीच में नेगेटिव आता है। क्या इतनी चीजें याद रख लोगे कि नहीं रख पाओगे? बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। आपसे कोई ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपको ए प्लस बी फॉर्मूला आना चाहिए, आपको ए माइनस बी फॉर्मूला आना चाहिए। ए प्लस बी में बेटा इधर पॉजिटिव आता है और ए माइनस बी में यहां नेगेटिव आता है। क्या इतनी बात आप लोग समझ जाओगे कि नहीं समझ पाओगे? जल्दी से बताओ। हाँ सर इतनी बात समझ जाएंगे। अगर इतनी बात आप समझ गए तो एक बात और जानो बेटा, यहां से अब जो रिजल्टेंट बनेगा, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये a प्लस बी और ये जो a माइनस बी का ये जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा ये वैल्यू किसकी है बेटा? ये वैल्यू आर डैश वेक्टर की है। ये वैल्यू किसकी है? आर डैश वेक्टर की है, जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। इनके बीच में बेटा एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कोई अगर पूछे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट के बीच में कितना एंगल होता है, तो ये बात आप अभी याद रखना कि 90 डिग्री होता है। अगली क्लास में, क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है, अगली क्लास में बेटा मैं ये प्रूव करके भी बता दूंगा कि 90 डिग्री कैसे आता है। जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? हाँ सर इतनी बात क्लियर है।
इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखवाने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए ये टेबल वरदान साबित होगी। पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टेबल को समझना पड़ेगा कि सर ने लिखा क्या क्या है। ठीक है, जल्दी से बताओ, वो अब फैलो मत तुम लोग। इधर देखो बेटा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, या इसको हटा ही देता हूं यार। अभी 5 मिनट है, मुझे पता है तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है। इधर देखो, हर कहीं जल्दी जल्दी जल्दी, पता नहीं इतना जल्दी करके क्या करोगे बताओ। कहीं जाना है, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कोई नहीं कर रहा, चिंता मत करो। ठीक है, पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बेटा बात क्या कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट की। किसकी बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट कम जब ए वेक्टर बराबर किसके है, बी वेक्टर के, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्लियर है, हाँ जी सर। और ये वाली चीज याद रख लेना, और निकाल किसके केस में रहे, एडिशन के केस में। मतलब यहां पे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो आता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है। अब अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग हो जाए, मतलब अब इसमें बेटा ध्यान से देखो, इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ये टेबल जो बना रहा हूं इससे बेटा आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। आप लोग जो शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक ये सब ढूंढते रहते हो ना, तो पहला तो ये समझो कि बेटा शॉर्टकट, शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप हमेशा कॉन्सेप्ट सीखते हो, और जब आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप उसका लॉजिक लगाने लगते हो। तो देयर इज, ये बिल्कुल ये जो बादल बना रखा है ना, ये जो भ्रम में जी रहे हो कि सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, पहले ये समझो। हर एक चीज कंसेप्चुअल रिलेटेड होती है, और जब वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आप उसमें लॉजिक लगाते हो। जैसा कि हम यहां पे लॉजिक लगाएंगे कि अगर बेटा रिजल्टेंट हमारा ए दिया गया है और ये सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और थीटा अगर 0 डिग्री है, तो ध्यान से सुनो, उसका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना होता है, 2a होता है। कितना होता है, 2a होता है। कैसे होता है ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। अगर आर वेक्टर में, अगर आर वेक्टर में बेटा एंगल 0 डिग्री है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों की वैल्यू ए है, तो 2a आएगा कि नहीं आएगा, हां सर 2a आएगा। दूसरा देखो, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो बेटा आपका जो आर वेक्टर आता है वो कितना आता है, √3a आता है। कितना आता है, √3a। कैसे मान लूं, मत मानो, ये निकाल करके मैंने इसलिए तो मैं दे दिया था पहले कि मुझे पता था तुम लोग ऐसा सवाल जरूर करोगे कि √3a कैसे मान लूं, तो इधर से बेटा √3a आएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो 60 पे कितना आता है, देखो 60 डिग्री पे सेम था, तो √3a था। जल्दी से बताओ ऐसा है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ सर। तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पे हमारी √3 वैल्यू आ जाती है। अब इसी में अगर बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो,
कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो मेरा आर वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, ये √2a आ जाता। सर कैसे मान लूं, ये बताने की जरूरत है? नहीं सर, ये ऑलरेडी हम समझ गए हैं कैसे आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं कहूं, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। और आखिरी वाला ये सारी चीजें हटा देता हूं बेटा, और आखिरी वाला जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो आपका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 आता है। अगर ये आपने बात याद रख ली, ये चीज देख रहे हो, ये मामूली चीज नहीं है। आप तो मजाक में ले रहे हो ये वाली चीज को, मैं सच कह रहा हूं, आप ये मजाक में ले रहे हो। पर जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोगों को रोटेशन पढ़ा रहा हूंगा, जब मैं आपको फोर्सेस सिखा रहा हूंगा, तब ये चीज आपको समझ में आएगी कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कर रहा था। अभी आप इसको तवज्जो नहीं दोगे, मुझे पता है, अभी तो आप इसको बहुत लाइटली लोगे। आप चिंता मत करो, ये एक डेविल की तरह आपको परेशान करता रहेगा, और तब तक परेशान करता रहेगा जब तक आप इसे सीख नहीं जाओगे। तो जल्दी से बता दो, पहली बार में ही सीख जाओगे या परेशान करके सीखोगे? जल्दी से बता दो, सीख जाओगे कि नहीं सीख पाओगे? हाँ सर। तो चलो आज की क्लास बेटा यहीं तक रहने देते हैं। मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, पहले जल्दी से बता दो, पहले आप सुनने के लिए तैयार हो या नहीं हो? सुनने के लिए आप लोग तैयार हो या नहीं हो, पहले ये तो बताओ, तब तो हम आपको बताएंगे, बोलेंगे। आपको घर जाने की पड़ी हुई है, ऑलरेडी घर में ही हो। जल्दी से बताओ, सुनने के लिए तैयार हो? सुनने के लिए तैयार हो? हाँ सर। बेटा अगर आप लोगों को कभी भी अपनी फिजिक्स, अगर कभी कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स के लिए क्यों बोलूं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना हो, तो उसको क्या लगता है बेटा? प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस लगती है कि नहीं लगती है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ सर, प्रैक्टिस लगती है, रिवीजन लगता है। तो बेटा मैं आप लोगों को ध्यान से सुनो, आज हमारा क्या है, वेंसडे है, वेनसडे, कल क्या है हमारा, थर्सडे है। थर्सडे तक आपने जितना वेक्टर पढ़ा है आप वो पूरा पढ़ना, क्लियर है? मैं आप लोगों को फ्राइडे और सैटरडे, ये दोनों दिन बेटा आप लोगों को एक रिवीजन क्लास मैं आपको फ्राइडे को दूंगा, प्लस एक रिवीजन क्लास सैटरडे को दूंगा। कहने के लिए ये रिवीजन क्लास है, इसमें बेटा अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। रिवीजन मतलब थ्योरी पुरानी वाली समझाऊंगा और नए नए न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है, इनको आप प्लीज मिस मत करना, डोंट मिस इट, प्लीज आप इसको मिस नहीं करना। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, आप इतना कर लोगे? फ्राइडे और सैटरडे को मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं दूंगा, 1-1 घंटे की क्लास दूंगा। 1 घंटे लेटे लेटे देख लेना, मत करना, नहीं करना है मत करना। पर बेटा आप ये समझो, अपन जितना कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट आप भी दो, मैं भी दूंगा। आप और अपन, आप और मैं, आप और हम जब कदम से कदम साथ चलेंगे ना, दोनों मेहनत करके चलेंगे, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे और मैं ये कह पाऊंगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। तो प्लीज आप से बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये दोनों आप प्लीज एक बार ये दोनों लेक्चर, और ये कैसे आएंगे सर? रिकॉर्डेड आएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड आएंगे। और मंडे को जो भी आपका डाउट होगा, मंडे को जो भी आपका डाउट होगा, तो वो आप डाउट मुझसे मंडे को मैं एक एक स्लाइड लेके आ जाऊंगा, अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से बताओ, ये कर लोगे? एक बार जल्दी से आग लगा दो कि हाँ सर, आप निश्चिंत हो जाओ, आप तो पढ़ाओ, अब
मेरे डॉक्टर बनने के सपने में कोई बीच में नहीं आ सकता है। अब आप तो पढ़ाओ, अब सोच लिया है डॉक्टर बनना है तो कोई कम क्या ज्यादा क्या, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो बढ़िया है बेटा, अपन खूब मेहनत करेंगे, आप और हम मिल करके मेहनत करेंगे, ठीक है। अपन से ज्यादा मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, आप बस ये मान के चलो। तो मिलते हैं बेटा अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बेटा प्लीज ये नोट्स और ये सारी चीजें आप अच्छे से करना। बहुत सारे नोट्स आपको लिखवा दिए, क्वेश्चंस करवा दिए, डीपीपी करवा दिए, पर ये तब तक कोई काम की नहीं है जब तक आप इनको रिवाइज और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आराम से देखना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, जस्ट बी कंसिस्टेंट। आज नहीं तो कल आएगा, आएगा जरूर। और इधर पे मैं फिर से थ्योरी दूंगा, फिर से न्यूमेरिकल कराऊंगा और तब तक कराता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें सिखा ना दूं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो चलिए आप ब्रेक अब ले सकते हैं। ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगले मंडे को या फिर फ्राइडे को अपन मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी या।